हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासों में हमने जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 सल्तनत थी। 5 सल्तनतों के बारे में पढ़ा था। पहला हमारी जो थी मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी थी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी, 5वीं लोधी डायनेस्टी थी। तो लास्ट रूलर जो हमारा इब्राहिम लोधी था 1926 में, जिसको बाबर ने हराने के बाद उसने जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी। अब हम मुगल एम्पायर में काफ़ी बड़ा इतिहास है मुगल एम्पायर का। इसमें पहला हमारा बाबर आता है, ठीक है। पहला हमारा मुगल एम्पायर में बाबर आता है। बाबर के बाद बाबर फिर हुमायूं, दूसरा हमारा हुमायूं आता है, बाबर का सन। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद अकबर बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद हमारा औरंगजेब आता है। तो ये जो 6 मुगल एम्पायर थे, उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब जो है हमारा 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। उसके बाद मुगल एम्पायर टूटने लगता है। उसके बाद कई छोटे छोटे एम्पायर, छोटे छोटे टाइम के लिए कई 5 से 6 और बादशाह आते हैं, जो कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल इस तरह करते करते अंत में आके 1857 में 1857 में लास्ट एम्पायर जो था बहादुर शाह जफर जो है, शाह जफर को अंग्रेजों ने, जो क्रांति हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ 1897 में, अंग्रेजों और मुगल और सिपाही का विद्रोह हुआ था उसमें, उसके बाद जो है मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है और लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती। तो इस तरह जो है 1526 से लेके 1857 तक लगभग 325 साल तक, देख सकते हैं 325 साल तक, 1857 और 1526 तक आप देख सकते लगभग ये 331 सालों तक का जो साम्राज्य था मुगल का ख़त्म होता है, जिसमें से 1857 तक मेन शासन रहता है। 1857 से यहाँ से शुरू होता है बैटल ऑफ 1526 से लेकर 1857 तक यहाँ पर पीक पे होता है, इनका एम्पायर पीक पे होता है। इसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर, और अंत में आके एकदम से 1857 में एकदम से खत्म हो जाता, एंड हो जाता है। ये सारे चीज़ें लगभग 150 सालों में ये एंड हो जाता है, और लगभग आप समझ सकते हैं लगभग 175 साल में पीक पे आता है और 150 साल में ये ख़त्म हो जाता है। तो
बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक पीक में आता है। उसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद ये आके 1857 में खत्म हो जाता है। तो ये पूरा इतिहास हम जनरली डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक करके हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा बाबर आता है। बाबर, he was a descendant of Taimur on his father's side and Changiz Khan on his mother's side। तो यह बाबर जो था भारत पे इसके पहले दो आक्रमणकारियों के वंश से बिलोंग करता है, एक तैमूर और दूसरा चंगेज खान। चंगेज खान इसकी मदर से रिलेशन था और तैमूर का जो है इससे फादर से रिलेशन था। हिज फैमिली बिलोंग टू द चगाताई सेक्शन। वो एक कबीला था, उनका एक कबीला होता, तुर्कों का एक कबीला था चगाताई सेक्शन, उससे मिला करता था, जिनको मुगल कहा जाता था। ही ओरिजिनली रूल्ड ओवर फरगाना। अफगानिस्तान में एक जगह है, वहीं पे ये छोटी सी जगह है, वहीं पे ये शासन करता था। तो बाबर जो है जनरली अफगानिस्तान का था और वह तुर्कीस जाति में चगताई कबीले का था और फर्क से संबंध रखता था। अब बाबर इंडिया में अटैक किया तो उसके पीछे की कहानी है। क्या कहानी है? बाबर वाज इनवाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान लोधी। तो बाबर को इंडिया में अटैक करने के लिए एक दौलत खान लोधी था, उसने बाबर को निमंत्रण दिया कि वो भारत में अटैक करे। वह कौन था? पंजाब का सूबेदार था। वेस्टर्न फ्रंट में पंजाब है, वहां का सूबेदार था लोधी सुल्तनत का। उसके साथ आलम खान, ये भी कौन था? इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान और राणा सागा, एक राजपूत राजा। तो तीन लोगों ने जो है, ये कहा जाता है इन तीनों ने जो है बाबर को इनवाइट किया, लालच दिया कि तुम आओ इंडिया में अटैक करो। इन्हें लगता था कि बाबर आएगा, अटैक करेगा और इब्राहिम लोधी को हरा के लूटपाट करके चला जाएगा, जैसे इसके पहले के भी आते थे। उसके बाद उसके जाने के बाद वहां का शासन आलम खान सोचा मैं बन जाऊंगा, उसका चाचा था। दौलत खान ने सोचा हमें काफी बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा। इसी तरह राणा सांगा का भी अपना लालच था। तो इन तीनों ने मिलके ये सोचा कि बाबर को बुलाएं, उससे मिलके जो है इब्राहिम लोधी को हराया जाए। तो ऐसा प्लान बना के बाबर को इनवाइट किया। पर बाबर हराने के बाद उसने क्या किया? पहले इब्राहिम लोधी को हराया, उसके बाद उसने सभी को हरा के पूरी सत्ता हथिया ली। तो जो उन लोगों ने सोचा था उसके खिलाफ बाबर ने किया। क्या किया? सबसे पहले बाबर ने ही डिफेटेड इब्राहिम लोधी। उसने सबसे पहले क्या किया? इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता। दिस बैटल इन दिस बैटल बाबर यूज रूमी डिवाइस, एक ओटोमन एम्पायर का, ऑटोमन तुर्कों का बहुत बड़ा एम्पायर था, उनका एक हथियार था जिसको रूमी कहते हैं, उसको यूज किया युद्ध के मैदान में। डिवाइस लैसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कार टू फॉर्म ए डिफेंडिंग वॉल विथ ब्रेड वर्क इन बिटवीन रेस्ट गन। तो यह रूमी हथियार जो है काफी तरह के जो है वो डिवाइस था, जो काफी तरह के तीर और सारी चीजें छोड़ता था, जिससे कोई भी सामने आने वाली बंदूकें थी उसके सामने जो है एक दीवार बना देता था, जिससे सामने वाले की बंदूक की मार बाबर की सेनाओं तक नहीं पहुंच पाती थी। तो उसने ऐसा सिस्टम यूज किया।
उसको नाम था, इस तरह की लड़ाई का नाम था तुलगमा सिस्टम। ये याद रखिए कि बाबर ने किस तरह की लड़ाई के मेथड का यूज किया था, उसको तुलगामा सिस्टम बोलते हैं। और उसके हथियार का नाम भी रूमी याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि उसने कौन से तुलगमा सिस्टम यूज किया था। हिज आर्टिलरी वाज लेड बाय उस्ताद अली मुस्ता। उसकी आर्टिलरी मतलब वो बंदूक चलाने वाली जो उसकी सेना थी उसको कौन युद्ध करता था, एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, दो उसके सैनिक थे जो इसको यूज करते, वो उसका नेतृत्व करते थे आर्टिलरी का। जो आर्टिलरी कौन थी, यही जो रूमी सिस्टम चलाती थी। तो रूमी सिस्टम चलाने वाली जो उसकी सेना थी, उसके जो सैनिक थे वो कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। क्योंकि इन्हीं लोगों की बदौलत बाबर जो इंडिया में सक्सेस हो पाया, इसलिए इस चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता था। भारतीय सेना सीधे बंदूक से या तलवार से लड़ती थी, तो उसकी तोड़ के लिए उसने जो है ऐसी सिस्टम डेवलप की जिससे सामने वाली सेना की बंदूक की गोलियां डायरेक्ट उसको सैनिकों को नहीं लग पाती थी और वो आराम से आगे बढ़ जाते थे और सीधा अटैक करते थे। तो ये सारी चीजें, इसलिए ये सिस्टम और उसको यूज करने वाले जो उसके मेन सैनिक थे उनका नाम यहां पे मेंशन किया गया है। और यही विधि जो उसके लड़ाई करने की विधि थी जिसके कारण वह जीत पाया था, नहीं तो इब्राहिम लोदी की सेना काफी बड़ी थी, उसके सामने वह नहीं जीत पाता। काफी बड़ी सेना थी, ताकतवर सेना थी, इंडिया मुगल क्या कहते सल्तनत की, फिर भी सल्तनत बहुत ताकत था। बाबर एक छोटे से प्रांत का सेनापति था, एक छोटा सा प्रांत डील करता था, उसके पास न इतने संसाधन थे, न इतना पैसा था, न इतना सेनाएं थी कि भारत जैसे साम्राज्य में वह अधिकार कर सके। बाबर की सफलता के लिए सबसे पहले 3 लोगों ने उसकी सहायता की, उसके साथ साथ उसने युद्ध की अपनी नीति बदली और इन 3 लोगों ने ही उसको भारत की इब्राहिम लोदी की सेना की नीतियों के बारे में बताया, विश्वासघात किया, जिसके कारण बाबर विजय हुआ। ये पूरा कहने का मतलब था, ये सब बताने का पूरा मतलब यही था कि बाबर ने भारत पे अटैक किया और वहां पे इतना बड़ा एम्पायर स्थापित किया, लेकिन उसके स्थापित करने में जो योगदान थे, जो चीजें थी, वह इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि एक छोटी सी जगह का आदमी आके भारत जैसे इतने बड़े साम्राज्य की सत्ता हासिल करना और वहां पे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की नींव डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ये सारी चीज बताना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, बाबर ने फिर क्या किया, दूसरा पहले उसने हराया, फिर क्या, ही देन डिफीटेड संग्राम सिंह। उसने संग्राम सिंह जिसका नाम था राणा सागा, राणा सागा को कहां हराया, खानवा के बैटल में। ये बैटल याद रखिए, राणा खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, खानवा की लड़ाई राणा सागा और बाबर के बीच में हुई थी 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा सागा हार गए। फिर उसके बाद दिस वीकेंड द राजपूत कन्फेडरेसी एंड स्ट्रेंथेंड बाबर सेपोजिशन। इससे क्या हुआ, इससे जो राजपूतों की अपनी एकता थी वह कमजोर हुई और बाबर मजबूत हुआ। खानवा की लड़ाई के बाद बाबर टूक द टाइटल ऑफ गाजी। इस लड़ाई के बाद उसने गाजी की उपाधि की। इसके पहले हमने बताया था गाजी का मतलब होता है नॉन इस्लामिक लोगों को मारने वाला है या हराने वाला, गाजी कहलाता है। वो अपने आप को गाजी की उपाधि से नवाजता है। ही डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर मेदनी राय। उसके बाद उसने मेदनी राय, चंदेरी का राला था, उसको चंदेरी बैटल ऑफ चंदेरी में भी उसने हराया। तो उसने पहले सिकंदर लोधी को हराया, फिर राणा सागा को हराया, फिर मेदनी राय को हराया, ये भी राजपूत किंग थे। 2 राजपूत राजाओं को हराया। फिर उसके बाद उसने फाइनली ही डिफीटेड द अफगान चीफ। इसके बाद उसने अफगान चीफ अंडर मोहम्मद महमूद लोधी, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, इन द बैटल ऑफ घाघरा। उसके बाद उसने फिर से इब्राहिम लोधी का भाई, जो इब्राहिम लोधी के मरने के बाद वहां काफी ताकतवर हो गया था, उसको उसने हराया, मोहम्मद लोधी को, महमूद लोधी को 3 साल बाद 1500 कहाँ बैटल ऑफ घाघरा। तो उसने 5 लड़ाइयां लड़ी। पहले तो पानीपत की लड़ाई लगी, फिर खानवा की लड़ाई लगी, फिर
खानवा के बाद उसने जो है चंदेरी की लड़ी, पानीपत, खानवा, चंदेरी तीसरा, फिर चौथा उसने घाघरा की लड़ाई उसने लड़ी। तो 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद उसने अपनी पोजीशन भारत में मजबूत कर ली। पर वह 5 साल के बाद ही 1530 में मर गया। ही वॉज फर्स्ट, 1530 में वो बीमार हुआ और मर गया। ठीक है। ही वॉज फर्स्ट बरीड एट आराम बाग इन आगरा। सब मरने के बाद उसको सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी शरीर को काबुल ले जाके वहां पे दफनाया गया। आफ्टर, अभी यहां कह रहे हैं बाबर के बारे उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, क्या उपलब्धियां थी। आफ्टर कुषाण, कुषाण जो राजा थे वो भी विदेशी थे। कुषाण के बाद बाबर वाज द फर्स्ट किंग टू ब्रिंग काबुल एंड कांधार इनटू इंडियन एम्पायर। तो बाबर पहला एम्पायर था कुषाण के बाद जिसने काबुल, अफगानिस्तान को, और कंधार जो कि अफगानिस्तान का ही प्रांत था, जो कि इंडियन एम्पायर में नहीं था, उसने काबुल और कंधार को भारत के एम्पायर में मिलाया। विच प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, इसके कारण सिंस इट वाज द स्टेजिंग पोस्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो ये कहने का मतलब कि जब बाबर दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया तो उसने अफगानिस्तान को भी अपने में, वो पहले से भी अफगानिस्तान का शासक था, तो दिल्ली और अफगानिस्तान एक हो गया। दिल्ली और अफगानिस्तान एक हो जाने के कारण उसका फायदा ये हुआ कि जो वेस्टर्न बॉर्डर था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, ईरान वाला क्षेत्र था, वहां से हमेशा भारत में बाहरी ताकतें अटैक करती थी। इस बाबर के ने जब काबुल, अफगानिस्तान, कंधार और दिल्ली को आपस में मिला दिया तो वहां से आने वाली ताकतों को रोक लग गई, जिससे भारत में स्थिरता आ गई कि मतलब रोज रोज जो लड़ाइयां होती थी वह खत्म हो गया या रुक गया। इससे क्या हुआ, दिस हेल्प इन प्रोमोटिंग ट्रेड, इससे फायदा हुआ, व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। सिंस दीज टाउन्स वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कारवांस मीन फॉर चाइना इन द ईस्ट एंड मेडिटेरियन इन वेस्ट। अब ये क्या मतलब हुआ, कहा कि जो काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या था, यह 2 ऐसे शहर थे जहां से चाइना और मेडिटेरियन सी कहाँ है, यहाँ पे यूरोप में, इटली के पास वाला क्षेत्र, इटली, ग्रीस, ये सारा, इजिप्ट, ये वाला जो क्षेत्र था, यूरोप और अफ्रीका, तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, उससे होते हुए, और यहाँ यूरोप को जो जाने वाला रास्ता था, यूरोप मेडिटेरियन सी के बीच में है, अटलांटिक महासागर और एशिया के बीच में मेडिटेरियन सी है, या कहने का मतलब अफ्रीका में है का है। तो इस मेडिटेरियन सी के आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे इटली, रोम था, ग्रीस था, फिर इजिप्ट था, सीरिया था, लेबनान था, जॉर्डन है, ये सारे जो देश हैं। उसके बाद फिर आप आइए यहाँ पे तुर्की था, इराक था, ईरान था, यहाँ से होते हुए, और उसके बाद काबुल होते हुए, इंडिया होते हुए फिर ट्रेड कहाँ जाता था, चाइना तक जाता था। तो चाइना से होके वहां तक का पूरा जो व्यापार था वह सुगम हो गया, आसान हो गया, क्योंकि पूरा जो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स यही था, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र सबसे डिस्टर्बिंग था, यहाँ से ही हमेशा कई तरह की अफगान कबायली जातियां होती थी जो ट्रेड को नुकसान पहुंचाती थी। तो जब बाबर ने इस पूरे क्षेत्र को एक में मिला लिया और वहां का शासक बन गया, तो वहां से होने वाले व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस व्यापार में बढ़ोतरी होने से बाबर को या मुगल एम्पायर को बहुत फायदा हुआ। इस ट्रेड के कारण उनको काफी लगान मिलती थी, रेवेन्यू मिलती थी, और व्यापारी इंडिया से, चाइना से और मिडिल ईस्ट से और मेडिटेरियन सी से आपस में व्यापार करते थे, जिससे व्यापार ज्यादा होने के कारण लोग समृद्ध हुए और मुगल एम्पायर को काफी आमदनी हुई। ये पूरा कहने का मतलब था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर की। और क्या था, हिज मेमोयर, उसकी आत्मकथा जो उसने खुद से लिखी थी, वह क्या था, तुजुक ए बाबरी। तो उसकी आत्मकथा, यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तुजुक बाबरी किसने लिखी थी और यह क्या है,
तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में किताब है जो कि बाबर ने खुद से लिखी थी और वह उसकी आत्मकथा है। वह वर्ल्ड काफी अच्छी लिटरेचर था, काफी अच्छा राइटर था। इस किताब से उसके ह्यूमन नेचर की मतलब काफी अंदर से वो काफी दयालु था और लोगों के प्रति वो काफी अच्छा था, यह देखने को मिलता है। इससे उसकी सेंसिटिव हुआ मानविक स्वभाव की उसकी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति उसकी लगाव को दर्शाता है। उस लिटरेचर के पढ़ने के बाद, जानने के बाद यह लगा कि बाबर एक बहुत अच्छा सेनापति या लड़ाई करने वाला ही नहीं था, उसके साथ साथ वह बहुत अच्छा इंसान भी था। वह लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति काफी सेंसिटिव था, दयालु था। यह उसकी किताब तुझके बाबरी से पता लगता है। अब बाबर के मरने के बाद उसका पुत्र हुमायूं आया। हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में बटा है। सबसे पहले वह बाबर के मरने के बाद 30 से 40 10 सालों तक भारत का शासन किया, लेकिन बाद में वह उसका शासन बिखर गया क्योंकि उसके बाद शेर शाह सूरी, एक अफगान रूलर जो है सासाराम, बिहार का रहने वाला सेनापति, वह हुमायूं को हरा के भारत में फिर से अफगान की नींव डालता है। और वह बाद में जब वह शेर शाह मर जाता है लड़ाई में, फिर से जो है हुमायूं जो है ईरान के शाह की मदद से फिर से वह भारत में अटैक करता है और भारत में अपनी शक्ति फिर से स्थापित करता है। और फिर वह छोटे अंतराल के बाद सीढ़ियों से गिर जाता है, गिरने के बाद घायल होता है और मर जाता है। मरने के बाद फिर उसका पुत्र अकबर जो है फिर से मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाता है। तो हुमायूं के एम्पायर को हम देखते हैं। द थ्रोन इनहेरिटेड बाय हुमायूं वाज नॉट ए बेड ऑफ रोज। क्या कह रहे हैं? जो हुमायूं को विरासत में सिंहासन मिला, वह फूलों का वह सिंहासन गुलाब के फूलों से सजा नहीं था, क्योंकि बाबर के मरने के बाद बाबर 4-5 साल ही भारत में रह सका था। उसके बाद मर गया था। 4-5 सालों में वो भारत की सत्ता को जीत तो लिया, लेकिन उसमें कई तरह से विद्रोह होते रहे और जिससे हुमायूं को ऐसा बिखरा हुआ, अनस्टेबल, अव्यवस्थित साम्राज्य विरासत में मिला था, जिसके कारण हुमायूं को काफी कठिनाइयां हुई। बाबर हैड प्रैक्टिकली गॉट नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन एंड अथॉरिटी। कह रहे बाबर को वास्तव में बहुत समय नहीं मिला कि वह भारत में अपनी पोजीशन और अपनी सत्ता को ठीक से एकत्रित कर सके। उसके पहले ही मर गया था। बिफोर बाबर कुड पुट द होल कंट्री ऑन ए स्टेबल बेसिस ही वाज गॉन। और बाबर देश को एक स्टेबिलिटी देने से पहले ही मर गया। हुमायूं डिड अ ब्लंडर बाय डिवाइडिंग हिज एम्पायर अमंग हिज 3 ब्रदर कामरान, हिंडाल एंड असगरी। इसमें कह रहे हैं कि हुमायूं ने ऐसा क्यों किया कि बाबर चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया जाए, और वो अपने पिता की आज्ञा मानते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। उसके बाकी 3 भाग थे, कामरान, हिंडाल और असगरी, जिसके कारण 4 भागों में बंटने के कारण जो है उसका भारत का एम्पायर जो है या पूरा उसका एम्पायर जो है कमजोर हो गया, क्योंकि भाई आपस में हुमायूं का साथ नहीं दिए। वो आपस में ही अपने स्वार्थी टाइप का व्यवहार करने लगे, जिससे हुमायूं को जो है इंटरनल पोजीशन में काफी दिक्कत हुई और वह हार गया। शेर शाह सूरी, अब क्या है, यहां से क्लाइमैक्स शुरू होता है। क्या होता है क्लाइमैक्स? शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन पावर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी समय जो है शेर शाह धीरे धीरे वह अपना पावर बढ़ाने लगा। हुमायूं वाज अटैक बाय शेर शाह एट चौसा। हुमायूं को जो है अटैक किया शेर शाह ने चौसा की। तो हुमायूं और शेर शाह की पहली लड़ाई कौन थी? चौसा थी, 1539, बट एस्केप्ड, उसमें वह बच गया। बट इन द बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्रामा की लड़ाई भी कहता है, इन 40 ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह एंड ही फ्लीड। पहले चौसा की लड़ाई में 1529 में हुमायूं बच गया शेर शाह के लड़ाई अटैक से, पर
कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज दिल्ली के पास का क्षेत्र था, कन्नौज की लड़ाई जिसको बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, 1 साल बाद वहां पे वह हार गया। हारने के कारण उसको वह भाग गया, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह एंड फ्ली, और वह शेरशाह से हारा बिलग्राम में और भाग गया। ही हैड टू पास नियरली 15 ईयर इन एग्जाइल, और वो 15 साल एग्जाइल मतलब बाहर, भारत से बाहर वो रहा 15 साल तक, ये कहने का मतलब है। बिलग्राम के लिए, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई के बाद वो काफी रहा। अब क्या है, हुमायूं हैड द चांस टू रिटर्न इन 1550, 15 साल के बाद वह फिर से उसको चांस मिला कि वह फिर से लौटे। शेरशाह द विक्टर, जो शेरशाह कन्नौज की लड़ाई में जीत गया, वह 1545 में मर गया था 5 साल बाद। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह हु रूल्ड अप टू 50। तो 45 में शेरशाह मर गया, उसके बाद उसका लड़का इस्माइल शाह जो शासन करने लगा, और वह 53 तक शासन किया। फिर क्या हुआ, ही वॉज सक्सीड बाय मोहम्मद आदिल शाह, उसके बाद मरने के बाद मोहम्मद आदिल शाह बना 53 में। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ प्लेजर, तो इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह के बाद इस्लाम शाह जो वो अच्छा रूलर था, तो हुमायूं को कोई मौका नहीं मिला। लेकिन उसके मरने के बाद जो मोहम्मद आदिल शाह था, वह एक वीक रूलर था, कमजोर रूलर था, और वह प्लेजर लविंग था। प्लेजर लविंग मतलब आराम सुख पसंद करने वाला था, जिसके कारण तो मोहम्मद आदिल शाह जो था वह आराम पसंद था, जिसके कारण जो है एंड लेफ्ट द अफेयर ऑफ हिज गवर्नमेंट इन हैंड ऑफ हेमू, तो आदिल शाह ने अपनी सत्ता हेमू को दे दी थी, उसका मिनिस्टर था, मंत्री था, उसको दे दी। हिज अथॉरिटी वाज चैलेंज बाय इब्राहिम शाह एंड सिकंदर शाह। लेकिन मोहम्मद आदिल शाह, यहाँ समझिए मोहम्मद आदिल शाह जो कि दूसरी बार बना, लेकिन वह रूलर अच्छा ना होने के कारण उसने अपनी पूरी सत्ता की जिम्मेदारी अपने मंत्री हेमू को दे दी थी। लेकिन हेमू को के ऊपर जो है, पर उसकी इस अथॉरिटी को इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह दो लोगों ने चैलेंज किया। तो कहने का मतलब मोहम्मद आदिल शाह के समय उसके अंदर ही आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, जिससे एम्पायर कमजोर हो गया, ये कहने का पूरा मतलब है। देयर वॉज लार्ज नंबर ऑफ ब्लडी बैटल अमंग द वेरियस राइवल, जिसके कारण जो अनेक तरह के राइवल थे जो सत्ता चाहते थे, उनमें आपस में काफी खूनी संघर्ष हुआ, जिससे सत्ता कमजोर हो गई। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज दैट सूरी एम्पायर वाज ब्रोकन, जिसके कारण शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वह टूट गया। बैरम खान, हुमायूं मोस्ट फेथफुल ऑफिसर हेल्प हुमायूं इन दिस, जिसके कारण एक बैरम खान था, हुमायूं का काफी विश्वासपात ऑफिसर था, उसने हुमायूं को भारत में फिर से अटैक करने में मदद की, और वह फिर से जो है आया लड़ाई करने। तो हुमायूं डाइड इन 15, और हुमायूं जो है बैरम खान की सहायता से भारत फिर से वो आया, और ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी स्टेयर शेर मंडल दिल्ली 7 months after he captured Delhi, it is about him that Humayun trembled through life and trembled out of life। ये क्या करने की मतलब, हुमायूं बैरम खान की सहायता से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 7 महीने के बाद, 7 महीने तक वह शासन रहने के बाद वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया। उसकी लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल दिल्ली में था, उसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण वह चोटिल हो गया और वह मर गया। तो हुमायूं के बारे में कहा जाता था हुमायूं टम्बल थ्रू लाइफ, हुमायूं पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में खुद से लड़खड़ा के ही मर गया, यह उसके लिए कहा जाता था। गुलबदम बेगम हिज हाफ सिस्टर रोड हुमायूं नामा,
एक हुमायूंनामा किताब है, ये याद रखिए। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा उसकी बहन ने जो है गुलबदन बेगम है, उसकी बहन ने हुमायूंनामा लिखा था। ये किताब याद थी, हु रोट द हुमायूंनामा, तो गुलबदन बेगम ने, उसकी सिस्टर ने हुमायूंनामा लिखा। तो कहने का मतलब बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं की हुमायूं के काफी स्ट्रगल किया दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। वह शेरशाह सूरी से हार गया। उसके बाद शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसके आने वाले जो शासक थे वो आपस में लड़ाई लड़ने लगे, जिससे शेरशाह सूरी द्वारा कब्जा किया गया, एम्पायर कमजोर हो गया। और उसका फायदा उठा के हुमायूं अपने एक योग्य शासक बैरम खान की सहायता से पुनः दिल्ली पे सत्ता स्थापित किया और उसके 7 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? हुमायूं के सत्ता मरने के बाद आता है उसका पुत्र अकबर, जो कि काफी छोटा था। 1556 से लगभग 605, काफी लगभग 50 सालों तक जो है अकबर ने भारत पे शासन किया। काफी बड़ा काफी लंबा शासन रहा है अकबर। तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बेगम। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। वह हुमायूं का सन और हमीदा बेगम उसकी माता का नाम था। ही वाज बॉर्न एट अमरकोट। वह 1542 में अमरकोट में पैदा हुआ था। बैरम खान कन्वर्टेड हिम एट कलानूर व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड। तो बैरम जैसे ही हुमायूं मर गया, उसके बाद उसका जो सेनापति बैरम खान था उसने अकबर को कलानूर में उसका उत्तराधिकारी बना दिया। उसको मुगल एम्पायर का नया राजा घोषित कर दिया। उस समय वह सिर्फ 14 साल का था अकबर। बैरम खान रिप्रेजेंटेड हिम इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुई थी? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान, जो कि अकबर का प्रतिनिधित्व करता था, उसके बीच में हुई थी, और हेमू विक्रमादित्य हेमू द पीएम ऑफ मोहम्मद शाह आदिल ऑफ बंगाल। हेमू कौन था? वह बंगाल का जो शाह था, राजा था, सुल्तान था, उसका प्रधानमंत्री था। तो हेमू वाज डिफीटेड। हेमू इज कंसीडर्ड द लास्ट हिंदू किंग इन दिल्ली। तो हेमू जो है, बैरम खान ने हेमू को सेकेंड बैटल में आप पानीपत में लड़ाए। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुई? बैरम खान और हेमू के बीच में। हेमू कौन था? बंगाल का एक हिंदू राजा था, और यह कहा जाता था यह शायद लास्ट हिंदू शासन था जिसने दिल्ली पर शासन किया। उसके साथ ही हिंदू शासन दिल्ली में खत्म हो गया। उसके बाद हिंदू शासन दिल्ली में कभी नहीं आया। हेमू लास्ट हिंदू शासक था। तो अब यहाँ पे 1556 से 60 तक, लगभग 5-6 सालों तक अकबर रूल्ड अंडर बैरम खान रीजेंसी। तो 6 सालों तक, 14 से लगभग 20 साल होने तक अकबर जो है बैरम खान के अंडर में ही शासक बना रहा, उसी के छात्र छाया में। क्योंकि बैरम खान का ही प्रभुत्व शासन में, वो जो चाहता था वही करता था। अकबर की उसमें कुछ नहीं, कोई मर्जी शामिल नहीं होती थी। तो 6 सालों तक अप्रत्यक्ष रूप से बैरम खान ने दिल्ली पर शासन किया। बस अकबर नाममात्र का रूलर था, ये कहने का मतलब। बैरम खान वाज असैसिनेटेड एट द पाटन, गुजरात, ऑन हिज वे टू मक्का बाय वन ऑफ हिज ओल्ड अफगान एनिमी। कहानी यह है कि
अकबर बड़ा हुआ, उसे लगा कि बैरम खान ही जो चाहता है वो करता है, उसकी बातें वो नहीं मानता है, जिससे अकबर को लगा कि अब सत्ता की बागडोर हमें अपने में लेनी चाहिए थी। उसने बैरम खान को ये कहा कि अब आप सेना का नेतृत्व छोड़ दीजिए और आप जो है हज पे चले जाइए, मक्का में हज पे चले जाइए, ठीक है। इसका फायदा अकबर ने ऐसा किया कि जब बैरम खान चला जाएगा तो उसकी जो छाया थी उसके ऊपर उससे हट जाएगी और वह बैरम खान से उससे स्वतंत्र हो जाएगा। बैरम खान के पास कोई रास्ता नहीं था और वह बैरम खान मक्का के लिए चल दिया, लेकिन रास्ते में गुजरात में पाटन जगह है, वहां पर उसका कोई पुराना दुश्मन ने उसकी हत्या कर दी। इवन ये भी कहा जाता था कि यह हत्या अकबर ने ही करवा दी थी। अब इसमें सच्चाई क्या है ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो बैरम खान इस तरह मारा जाता है और अकबर जो है मेन शासक अब बन जाता है। अब अकबर जो है 60 में जब वो मेन शासक बन गया, उसके बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अकबर कंक्वेर्ड मालवा को जो है 61 में डिफीट इन बाज बहादुर। मालवा यही गुजरात राजस्थान का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो है एमपी का क्षेत्र, उस वाला क्षेत्र को मालवा को अपने जीता। वहाँ का राजा बाज बहादुर था, लेकिन बाज बहादुर बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छा सिंगर था, तो उसने बाज बहादुर और उसकी रानी दुर्गावती रूपमती थी, जो कि काफ़ी फेमस थे वो लोग बाज बहादुर। तो उसको हराने के बाद को उसने अपना एक मनसबदार, एक काफ़ी मनसबदार क्या उनके दरबार में रहने वाले बड़े अधिकारी होते थे, तो काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र था तो उसको एक क्षेत्र का जो है मनसबदार बना दिया। और ही वॉज लेटर मेड द मनसबदार टू हानर हिज स्किल एज ए म्यूजिशियन। तो अकबर ने बाज बहादुर को हराने के बाद उसको अपना मनसबदार बना दिया। मनसबदार जो है एक बहुत बड़े भूमि का जागीरदार कह सकते हैं, उसको संरक्षण दे दिया जाता था कि वहाँ पे वो रहे और वहाँ की जो है सारी चीज़ों पे लगान वसूल करे और अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम करे और मुगल की अथॉरिटी माने, मुगल साम्राज्य की अथॉरिटी माने और उसको टाइम टू टाइम लगान पहुंचाता रहे, जो उसको इकट्ठा करने के बाद जो हुआ बचता था। ये होता था मनसबदार मुगल काल में। देन ही डिफीटेड, उसके बाद उसने जो है हराया उसके बाद मालवा के बाद उसने किसको, गढ़ किला था, कतंगा का किला था, उसको हराया। उसको कौन, रानी दुर्गावती के द्वारा एक किला था, उसको उसने जीता। उसके बाद वह चित्तौड़ में अटैक किया, फिर उसने रणथंभौर मतलब ये राजपूताना वाला क्षेत्र पे उसने अटैक किया, उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए, क्योंकि उस समय राजपूत काफी बड़ी शक्ति थी। अकबर फॉलो ए पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद राजपूत। इसके साथ साथ अकबर ने लड़ाई करने के साथ राजपूतों से आपसी समझौते की भी पॉलिसी अपनाई। क्या है, अकबर फॉलो ए पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद राजपूत। एंड राजपूत प्रिंसेस, यहां प्रिंसेस होगा, प्रिंसेस विद राजपूत प्रिंसेस इंटर इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विथ हिज। तो उसने क्या किया कि राजपूतों से लड़ाई के साथ साथ उसने राजपूतों से आपसी मित्रता का भी उसने जो है रास्ता अपनाया, क्योंकि राजपूत काफी ताकतवर थे, उससे लगातार दुश्मनी उसके हित में नहीं थी। तो उसने क्या किया, राजपूतों से और मुगलों से उसने शादी का जो है संबंध बनाया और कई मुगल राजकुमारियों से मुगलों का उसने
मुगलों से उसने शादी कराई। इवन खुद भी उसने जो है राजपूत रानी जोधाबाई से शादी की थी, जिससे उसका पुत्र जहांगीर पैदा हुआ था। इन 1562 ही मैरिड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा भारमल ऑफ जयपुर। उसने 62 में उसने राजा भारमल की, जो जयपुर के राजा थे, उनकी राजकुमार उसकी बेटी से शादी किया। और इन 70 में ही मैरिड प्रिंसेस फ्रॉम बीकानेर एंड जैसलमेर। उसके बाद वह 1570 में बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारी से भी शादी की। इन 1584 प्रिंस सलीम वाज मैरिड टू डॉटर ऑफ राजा भगवान दास। और 1584 में उसने जो है भगवान दास से अपने राजकुमार सलीम की भी शादी उसने करवाई। ये कहने का मतलब, ऑल दिस एक्टिविटी पेव द वे फॉर फ्रेंडशिप बिटवीन राजपूत एंड मुगल इसके मेवाड़। तो ये शादियों के जो आपस में जो शादियों का जो अलायंस बना है, इससे जो है राजपूतों और मुगलों से काफी दोस्ती हो गई। लेकिन उसका मेवाड़ से कोई दोस्ती नहीं हो पाई, क्योंकि उससे मेवाड़ से उसकी दुश्मनी थी, चलती रही। मेवाड़ ने जो है मुगल की सत्ता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के शासक राणा जो थे, उन लोगों ने जो है मुगल की सत्ता स्वीकार नहीं की और वो मुगल से लगातार युद्ध करते रहे। उसके साथ अब वह जो है 15 उसके साथ लड़ाइयां खत्म नहीं। उसके बाद वह 1572 में गुजरात को जीत लिया। इट वॉज इन ऑर्डर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑफ गुजरात दैट अकबर गॉट द बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी। ये याद रखिए, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। आगरा के पास जगह है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। क्यों बनवाया? गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को जीतने के बाद उसने जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये याद रखिए, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। और वह किस उपलब्धि में बनवाया था? फतेह गुजरात की युद्ध में। अकबर डिफीटेड मेवाड़। अकबर डिफीटेड मेवाड़, मेवाड़ से उसकी लड़ाई चल रही थी। उसने क्या किया? अकबर डिफीटेड मेवाड़ राणा प्रताप सिंह, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में 1556 में हुई। लेटर राजा मान सिंह कंक्वेर्ड बिहार। लेकिन राणा प्रताप सिंह और हल्दी घाटी में लड़ाई तो हुई, राणा प्रताप सिंह हार गए, लेकिन वो फिर भी अकबर से लड़ाई से बच के निकल गए और वह काफी सालों तक जंगलों में रहे और वहीं से अकबर पे गोरिल्ला लड़ाई करते रहे। लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए राणा प्रताप सिंह को इतिहास में काफी नाम कि राणा प्रताप सिंह एक ऐसे राजपूत राजा था जिन्होंने अकबर या मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और वो हमेशा लड़ते रहे। इसलिए उनको आज भी राजस्थान में या भारत में काफी सम्मान मिलता है। लेटर राजा मान सिंह, राजा मान सिंह जो थे अकबर के अंडर में काम करते थे या उनके दरबारी थे, वो जो है उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की लड़ाइयां लड़ी अकबर के लिए। एट हिज डेथ 1606 में जब उसकी लड़ाई अकबर एम्पायर इंक्लूड, जब 1506 में अकबर मरा तो उसके साम्राज्य में कौन कौन सा जगह थे? कश्मीर था, सिंध था, कंधार, एक्सटेंडेड एज फार एज गोदावरी दक्कन। तो कश्मीर ऊपर से लेके पूरा इधर बंगाल उड़ीसा लेके उधर ईस्ट वेस्ट और नीचे गोदावरी नदी तक जो है आंध्र प्रदेश के आसपास या गोदावरी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, क्योंकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में निकलती है नासिक से और आंध्र प्रदेश में जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो कह सकते हैं कि गोदावरी नदी से पहले अकबर की सीमाएं फैली हुई। तो ये था अकबर, काफी बड़ा लड़ाइयां थी। अब अकबर के बारे में थोड़ा सा और जान लें।
क्या है, अकबर का रूल कैसा था। रफेल फिक्स एक इंग्लिश आदमी था, वह अकबर के दरबार में आया था 1558 में। पहला अंग्रेज था जो रफेल फिक्स, वो अकबर के दरबार में आया था। याद रखिए कि कौन सा अंग्रेज जो है अकबर के दरबार में आया था। यहीं से अंग्रेज लोग आना शुरू कर दिए थे। अबॉलिश जजिया इन 64, अकबर ने जजिया कर ख़त्म कर दिया था। जजिया कर क्या था? जजिया कर एक हिंदुओं पे लगाए जाने वाला कर था। ये सिर्फ हिंदू पे लगाया जाता था ये जजिया कर, तो औरंगजेब ने इसने ख़त्म कर दिया। द टैक्स ऑन द पिलग्रिमी, जो हिंदू पिलग्रिमी मतलब जो अपने धार्मिक यात्रा पे जाते थे उनसे ये कर लिया जाता था। द यूज ऑफ बीफ वॉज आल्सो फॉरबिटेड, बीफ जो गाय का मांस उसको भी उसने अकबर ने यूज करना बंद करा दिया था, जो कि हिंदुओं के लिए काफ़ी अच्छा था। हिंदुओं के प्रति उसका स्वभाव अच्छा था क्योंकि जजिया कर उसने ख़त्म कराया जो भी हिंदुओं पे लगता था, और गाय का मांस पे भी उसने खाने पे रोक लगा दी थी। गाय जो कि हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी, इसके कारण। रेगुलरली विजिटेड द सीन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में उनकी दरगाह थी, वहाँ पे वह रेगुलर जाया करता था। बिलीव इन सुल्ह इन कुल और पीस फॉर ऑल, वह उसकी नीति थी सभी के लिए शांति, उसकी कल्पना थी सबसे वह शांति रखना चाहता था, इसलिए वह लड़ाइयाँ करने के साथ साथ ही उनसे दोस्ती करता था और उनको उनकी सत्ता दे देता था। और ये कहने का मतलब है बुल्ड इबादत खाना एट द फतेहपुर, उसने इबादत खाना बनाया जहाँ पे लोग प्रेयर कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे। वो कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में बनाया, क्योंकि उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी। इसके साथ उसने और क्या किया? फार्मुलेटेड एंड ऑर्डर कॉल्ड दीन ए इलाही, उसने दीन ए इलाही की स्थापना की, एक नए तरह के धर्म की उसने स्थापना की। ये याद रखिए, दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और तौहीद ए इलाही इन 1581, तो 1528 में उसने दीन ए इलाही चलाया। उसके अनुयायी को बीरबल अबुल फजल फैजी ज्वाइन द ऑर्डर, और उसको मानने वाले कौन कौन से थे? उस मेन बीरबल अबुल फजल और फैजी उसके दरबारी थे, उसके रत्न थे। तो बीरबल अबुल फजल और फैजी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। His land revenue system was known as टोडरमल बंदोबस्त जब्ती सिस्टम, ये याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब्ती सिस्टम, उसके रेवेन्यू, उसका मतलब लगान, जो भूमि की लगान, क्योंकि उस समय ज़्यादातर राजाओं की इनकम का स्रोत भूमि की लगान से आय होती थी, तो हमेशा राजा जो है भूमि की लगान पे बहुत ध्यान देते थे। तो उसने भूमि की लगान को एक जो उनका एक मंत्री था राजा टोडरमल को भूमि की लगान का मंत्री बनाया, और उन्होंने एक नई पद्धति इस्तेमाल की जिसको कहते हैं टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम। तो जब्ती सिस्टम का चलन किसने कराया? अकबर के समय में टोडरमल ने चलाया था। ये किससे संबंधित था? भूमि के लगान से संबंधित था, ये याद रखिए। ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मनसबरी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज नोबेलिटी एज वेल एज आर्मी, उसने एक मनसबदारी प्रथा का शुरुआत की, जिसके कारण उसने जो अपने नोबेल थे, उसके जो राज दरबारी थे, बड़े बड़े थे, उनको बहुत बड़े बड़े भूभाग देते थे, और उसकी जिम्मेदारी उनके अंडर में दे दी जाती थी, और वह उसकी देखभाल करते थे। और राजा के लिए आर्मी भी रखते थे, ठीक है, सेना भी रखते थे। जब राजा को जरूरत होती थी तो वह आर्मी जो है लड़ाई में लेके आते थे, और राजा को हर साल जो है भूमि की लगान वसूलते थे, और अपना खर्चा काटने के बाद राजा को या दिल्ली को या मुगल को या अकबर को लौटाते थे। ठीक है। मनसबदार मीन्स होल्डर ऑफ रैंक, मनसबदार का मतलब रैंक होता था। तो रैंक का मतलब ये होता था कि छोटा मनसबदार, बड़ा मनसबदार। छोटे मनसबदार को कम जिम्मेदारियां होती थी,
छोटी सेना रखने की जिम्मेदारी होती थी, बड़े मंसबदार को बड़ी सेना रखने के लिए कहा जाता था। उसी के हिसाब से उनको जमीन दी जाती थी। तो ये था अकबर तक का रूल। यह हमने मुगल में 3 शासकों को पढ़ा, बाबर, हुमायूं, फिर हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी को भी पढ़ा जो हुमायूं से लड़ाई लड़ा। फिर हमने अकबर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा। तो इसके बाद हम लोग अकबर के पुत्र जहांगीर, शेरजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, और औरंगजेब के बाद फिर से हम उसके बाद के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स।